आज की इस कक्षा में हम राजस्थान के 5 सबसे बड़े युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हल्दी घाटी के युद्ध को भी एक बार फिर दोहराया जाएगा ताकि जो छूट गए थे वे भी साथ जुड़ सकें और आपकी यादगार और तेज हो जाए। आप देख रहे हैं फास्ट स्टडी क्लासेस, शिक्षा का वो मंच जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। वेलकम टू फास्ट स्टडी लैब। राजस्थान की सुनहरी धरती, हर कण में वीरों की गाथाएं समाई हैं और इसी मिट्टी में 18 जून 1576 को एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने इतिहास नहीं, इतिहास का हौसला बदल दिया। हल्दी घाटी, एक घाटी जहां मिट्टी पीली है, पर उस दिन हवा लाल हुई थी। जी हाँ, उस दिन हवा लाल हुई क्योंकि उस दिन मुगलों की विशाल सेना मुकाबिल थी मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप से। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की और आजादी की पहली हुंकार की। जी हाँ सर, महाराणा प्रताप ने आजादी की पहली हुंकार की। और सर, उस साइड से मुगल बादशाह अकबर चाहता था कि पूरा राजपूताना उसकी सत्ता के अधीन हो। बहुत से राजपूत राजघराने झुक गए, पर एक नाम अडिग खड़ा रहा, महाराणा प्रताप। वो झुकना जानते ही नहीं थे। जैसा कि आपने बताया, महाराणा प्रताप झुकना जानते ही नहीं थे। उधर अकबर ने कहा मेवाड़ को झुकना ही होगा। प्रताप ने जवाब दिया, मेवाड़ की तलवार मुड़ सकती है, झुक नहीं सकती। और यहीं से हल्दी घाटी की ज्वाला भड़क उठी। हाँ सर, फिर दोनों तरफ से सेनाओं की तैयारी। एक तरफ थे अकबर के सेनापति आमेर के राजा मान सिंह 40,000 की विशाल फौज के साथ, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन वीरता से भरी 20,000 की सेना। जैसा कि ललिता आपने बताया, दोनों तरफ से सेनाओं की रणनीति बन रही थी। रात भर प्रताप अपने सैनिकों से मिले। हर सैनिक की आंखों में धर्म और धरती बचाने की लौ जल रही थी। प्रताप ने कहा, कल इस घाटी में या तो मैं रहूंगा या मेरा स्वाभिमान, दोनों में से कोई नहीं गिरेगा। जैसा कि आपने बताया सर, महाराणा प्रताप ने कहा, कल इस घाटी में या तो मैं रहूंगा या मेरा स्वाभिमान, दोनों में से कोई नहीं गिरेगा। फिर अगले दिन सुबह सूरज उगा और हल्दी घाटी ने इतिहास का सबसे कठोर सूर्योदय देखा। प्रताप के साथ उसका साथी नीले रंग का घोड़ा चेतक, जैसे दोनों नहीं एक ही योद्धा हों। हाँ ललिता, फिर क्या? चेतक ने प्रताप को देखकर जोर की हिनहिनाहट भरी, मानो कह रहा हो, आज हम रुकेंगे नहीं। प्रताप ने उसकी गर्दन थपथपाई, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। हाँ फिर? चेतक ने प्रताप को देखकर जोर की हिनहिनाहट भरी, मानो कह रहा हो, आज हम रुकेंगे नहीं। प्रताप ने उसकी गर्दन थपथपाई, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। जैसा कि सर आपने कहा, आज मेवाड़ की लाज भी तू ही है चेतक। फिर शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं बिजली की तरह भिड़ गईं। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल रंग से रंगने लगी। फिर क्या हुआ पता है ललिता? फिर प्रताप का वार बिजली जैसा, तलवार हवा चीरती हुई निकलती। जिस दिशा में प्रताप बढ़ते, मुगल सेना टूटने लगती। चेतक हवा की रफ्तार से दौड़ता, हर छलांग में गर्जना थी। हाँ सर, फिर मुगल सेना के विशाल हाथी रणभूमि में दहाड़ रहे थे। उनमें एक था राम प्रसाद। मुगल सिपाही सोचते थे कि घोड़ों की सेना हाथियों के आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन ललिता, तुम्हें पता हो तो चेतक घोड़ा नहीं, आंधी था। वो हाथी की सूंड पकड़ने की दूरी तक पहुंच गया और प्रताप ने ऐसा वार किया कि हाथी पीछे हट गया। मुगलों ने पहली बार महसूस किया, यह लड़ाई आसान नहीं। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया, ये लड़ाई आसान नहीं थी। युद्ध घंटे भर से अधिक चल चुका था। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन प्रताप की सेना हौसले में कई गुना आगे। हाँ ललिता, फिर वो पल आया जब मान सिंह के हाथी को देखकर प्रताप ने चेतक को दौड़ाया सीधे महावत की ओर। चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि प्रताप का भाला हाथी के माथे पर जा धंसा। पूरा रणभूमि चिल्लाया, जय मेवाड़। हाँ सर, हाथी के माथे पर जा धंसा, पूरा रणभूमि चिल्लाया, जय मेवाड़। लेकिन इसी संघर्ष में चेतक घायल हो गया। उसकी टांग में गहरी चोट लगी, खून बह रहा था। पर चेतक रुका नहीं, वो दौड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक। हाँ, वो दौड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक। चेतक ने प्रताप को युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचा दिया। और जब प्रताप बच गए, चेतक गिर पड़ा। प्रताप ने घुटनों पर बैठकर कहा, चेतक, आज तूने मुझे नहीं, मेवाड़ को बचाया है। हाँ सर, प्रताप ने कहा, चेतक, आज तूने मुझे नहीं, मेवाड़ को बचाया है। युद्ध भले निर्णायक नहीं रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट हो गया। महाराणा प्रताप झुकेंगे नहीं। मुगलों के लिए ये सबसे कठिन संघर्षों में से एक साबित हुआ। मुगलों के लिए ये सबसे कठिन संघर्षों में से एक साबित हुआ। लेकिन फिर प्रताप ने जंगलों में सालों तक संघर्ष किया, पर मेवाड़ की आजादी नहीं छोड़ी। अकबर जैसा महान सम्राट भी प्रताप की जिद और उनके स्वाभिमान को
तोड़दश नहीं पाया। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान की कहानी है। मिट्टी की उस खुशबू की कहानी जिसमें शौर्य घुला हुआ है। मिट्टी की उस खुशबू की कहानी जिसमें शौर्य घुला हुआ है। इसलिए ललिता आज इतिहास विजेताओं को याद करता है। लेकिन हल्दी घाटी हमें एक बात सिखाती है, जीत जरूरी नहीं, डटकर खड़े रहना जरूरी है। और प्रताप ने ये साबित कर दिया। यही है राजस्थान, यही है मेवाड़ और यही है वीरता की असली परिभाषा। इस युद्ध में ललिता बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। इस युद्ध में सर बाबर की रणनीति अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुल्लुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुल्लुगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां अरबा प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चम्मद्दी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। युद्ध का परिणाम, काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों, वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे, ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। जैसे कि हमने पढ़ा प्रथम युद्ध के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1506 ईस्वी। युद्ध किसके बीच हुआ? हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर, असल में सेनापति बैरम खां। युद्ध कब और कहाँ हुआ? 5 नवंबर 1556, पानीपत, हरियाणा। इस युद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार रही सर। नॉन युद्ध की कहानी। हेमू एक साधारण व्यापारी परिवार से उठकर शानदार सेनापति बना। उसने 22 युद्ध जीते, दिल्ली पर अधिकार किया। पानीपत में शुरुआत में हेमू भारी पड़ रहा था, लेकिन युद्ध के बीच एक तीर उसकी आंख में लगा। हेमू बेहोश हो गया। सेना का मनोबल टूट गया। बैरम खां ने मौके का फायदा उठाया और मुगलों की जीत हुई। इस युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार रहा था। परिणाम, हेमू की मृत्यु, दिल्ली पर मुगलों का दोबारा कब्जा, अकबर का शासन मजबूत हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा सुना पानीपत के प्रथम व द्वितीय युद्ध के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तृतीय युद्ध बारे में। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 की मुख्य बातें हैं। यह अहमद शाह अब्दाली, अफगान और मराठों सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में के बीच हुआ, जिसमें अब्दाली विजयी रहे। मराठों की हार हुई और इसने उत्तर भारत में मराठों की बढ़त को रोक दिया। युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और यह युद्ध मराठों के धैर्य और शौर्य के लिए जाना जाता है, भले ही वे हार गए थे। युद्ध के मुख्य बिंदु से आप आसानी से समझ पाएंगे। लड़ाई की तिथि और पक्ष 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह, अब्दाली, अफगान और मराठा सेना के बीच हुई। इस युद्ध का परिणाम कुछ इस प्रकार रहा। अब्दाली की जीत हुई, मराठों की हार हुई और उनकी शक्ति कमजोर हुई। मराठों की हार के कारण सदाशिवराव भाऊ की रणनीतिक कमियां, महिलाओं और बच्चों का सेना के साथ होना, राजपूतों से समर्थन न मिलना और अफगानों की कुशल घुड़सवार सेना प्रमुख घटनाएं। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लगभग 60,000-70,000 मौतें। ऐतिहासिक महत्व, इसने उत्तर भारत में मराठों की विस्तारवादी शक्ति को रोका, जिससे भारत के भविष्य पर गहरा असर पड़ा। मराठों का साहस, हार के बावजूद मराठा सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति की कहानी यह युद्ध बन गया। संक्षेप में यह युद्ध निर्णायक था और इसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी, जहां मराठों की शक्ति कम हुई और अब्दाली ने अपनी विजय पताका फहराई। लेकिन इस युद्ध ने मराठा सेना के शौर्य को भी दुनिया के सामने पेश किया। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के उस युद्ध की जिसने एक बार विदेशी आक्रमणकारी को भारत की मिट्टी पर घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है तराइन के प्रथम युद्ध 1100 ईस्वी की। उस समय भारत में राज कर रहे थे अजमेर और दिल्ली के महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान। वहीं दूसरी ओर था गजनी का शासक मोहम्मद गोरी
जो भारत में अपनी सत्ता जमाने का सपना देख रहा था। गौरी ने सबसे पहले भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। यह पृथ्वीराज चौहान की सीमा में आता था। बस यहीं से युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने थीं। एक ओर राजपूतों की विशाल सेना, हाथी, घुड़सवार और धनुर्धारी, दूसरी ओर गोरी की तेज और चालाक तुर्की सेना। युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं मोर्चा संभाला। उनके भतीजे गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी पर भाले से ऐसा प्रहार किया कि गोरी युद्ध भूमि में गिर पड़ा। गौरी की सेना में अफरा तफरी मच गई। अंततः मोहम्मद गोरी को पराजित होकर भागना पड़ा। यह युद्ध राजपूतों की वीरता का प्रतीक बन गया। लेकिन इतिहास यहीं रुकता नहीं, क्योंकि आगे आने वाला था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो भारत के भविष्य को बदलने वाला था। जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत के साथ समाप्त हुआ था। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका। अब हम चलते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की तरफ। यह युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, किसकी जीत हुई और इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1352 कब और कहां हुआ? सन 1122 ईस्वी। स्थान तराइन का वही मैदान जो आज के हरियाणा राज्य में तारावड़ी के नाम से जाना जाता है। युद्ध के मुख्य पक्ष एक ओर थे अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, जो अपनी हार का बदला लेने और भारत में सत्ता स्थापित करने के इरादे से लौटा था। युद्ध का कारण प्रथम युद्ध की हार ने मोहम्मद गौरी को झकझोर कर रख दिया था। इस बार उसने सेना को नए सिरे से तैयार किया। युद्ध की रणनीति बदली, तेज घुड़सवारों और तीरंदाजों पर जोर दिया। वहीं पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पहले जैसा ही कमजोर समझ लिया। यही आत्मविश्वास आगे चलकर एक बड़ी भूल बन गया। युद्ध की रणनीति मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गौरी ने झूठा पीछे हटना, फॉल्स रिट्रीट की नीति अपनाई। राजपूत सेना ने इसे जीत समझ लिया और आगे बढ़ गई। जैसे ही राजपूत सेना फैली, गौरी की छुपी टुकड़ियों ने चारों ओर से हमला कर दिया। युद्ध का निर्णायक क्षण। राजपूत सेना भारी हथियारों और हाथियों पर निर्भर थी, जबकि गौरी की सेना तेज और फुर्तीली थी। जल्द ही राजपूत सेना घिर गई। युद्ध का पलड़ा पलट गया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। युद्ध का परिणाम, पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। युद्ध का प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट। 1. भारत में राजपूत सत्ता कमजोर हुई। 2. विदेशी आक्रमणों का मार्ग खुला। 3. दिल्ली सल्तनत की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। 4. भारत के मध्यकालीन इतिहास की दिशा बदल गई। इस युद्ध का निष्कर्ष, तराइन का द्वितीय युद्ध हमें यह सिखाता है कि सिर्फ वीरता ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और सतर्कता भी इतिहास रचती है। दोस्तों अब हमें चलेंगे खनवा की युद्ध की तरफ। खानवा का युद्ध। स्थान खानवा, भरतपुर, राजस्थान। तारीख 17 मार्च 1527 ईस्वी। किसके बीच? मेवाड़ के शासक राणा सांगा, मुगल शासक बाबर। पेंटियाटिक कहानी की शुरुआत। राजस्थान की धरती पर जब जब विदेशी शासन ने जड़ जमाने की कोशिश की, तब तब राजपूतों की तलवारें चमकी और उन्हीं चमकती तलवारों में एक नाम था, राणा सांगा। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन राजपूताना अभी उसके सामने झुका नहीं था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा उस समय राजपूतों की सबसे बड़ी शक्ति थे। युद्ध क्यों हुआ? राणा सांगा चाहते थे कि भारत से विदेशी शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने राजपूत राजाओं का एक बड़ा संघ बनाया। दूसरी ओर बाबर जानता था कि अगर राणा सांगा को नहीं रोका गया तो भारत में मुगल शासन कभी टिक नहीं पाएगा। यहीं से खानवा के युद्ध की नींव पड़ी। इस युद्ध की कहानी 17 मार्च 1527 की सुबह खानवा का मैदान दो शक्तियों के आमने सामने खड़ा था। एक ओर राजपूतों की परंपरागत सेना, तलवारें, भाले और अपार साहस। दूसरी ओर बाबर की सेना, जिसके पास तोपें, बंदूकें और आधुनिक युद्ध रणनीति थीं। यह केवल तलवार और तोप का युद्ध नहीं था, यह पुराने और नए युद्ध कौशल की टक्कर थी। राणा सांगा ने अद्भुत वीरता दिखाई। वे कई घाव खाने के बाद भी युद्ध भूमि में डटे रहे, लेकिन बाबर की तोपों ने युद्ध की दिशा बदल दी। राजपूत सेना भारी नुकसान उठाने लगी। अंततः युद्ध बाबर के पक्ष में चला गया। युद्ध का परिणाम, राणा सांगा पराजित हुए। राजपूत संघ टूट गया। बाबर का भारत में शासन मजबूत हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव पक्की हो गई। कुछ समय बाद राणा सांगा का देहांत हो गया और राजपूताना की एकता कमजोर पड़ गई। आज इसका क्या प्रभाव है? खानवा का युद्ध हमें सिखाता है कि केवल वीरता ही नहीं, रणनीति और तकनीक भी युद्ध में उतनी ही जरूरी होती है। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है।
आज हमने इतिहास के उन युद्धों को जाना जो परीक्षा के साथ साथ हमारे आत्मसम्मान से भी जुड़े हैं। आने वाले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाएं होंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए।